वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फोर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है। फाइव वे स्टडी मोशन, इससे हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, रखा हुआ, इट मीन्स ये क्या है, रेस्ट में है ये ऑब्जेक्ट। हम ये कहना चाह रहे हैं अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। या हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या करे, ये ऑब्जेक्ट मूव करते रहे, इट मीन्स हम ये कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इट मीन्स हम ये भी अभी यही कह सकते हैं कि इस पे नेट फोर्स क्या है, अभी नेट फोर्स इस पे भी अभी क्या है, जीरो रहने वाला है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहे या क्या रहे, मोशन में रहे, यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो उस दोनों के पीछे कारण क्या रहेगा भैया, नेट फोर्स क्या रहने वाला, जीरो रहने वाला। तो हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाई वी स्टडी फोर्स। स्टडी फोर्स हेल्प अस अंडरस्टूड व्हाई ऑब्जेक्ट मूव और स्टे एट रेस्ट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों रेस्ट में। इट मीन्स ये दोनों का इन दोनों का क्या कर, इन दोनों का जो आंसर कौन देगा, इन दोनों का आंसर हमको क्या देने वाला है, फोर्स देने वाला है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन एवरीडे एक्टिविटी सच एज पुशिंग ए डोर, किकिंग ए बॉल और लिफ्टिंग ए बैग। इट मीन्स ये क्या है, पुशिंग ए डोर, यानी कि एक दरवाजा, एक डोर को क्या कर रहे हैं हम लोग, पुश कर रहे हैं। एक डोर को अगर हम पुश कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है, यानी कि पुशिंग ए डोर पे क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। सिमिलरली किकिंग ए बॉल, अगर किसी यानी कोई भी फुटबॉल होगा एक, अगर फुटबॉल को हम किक करेंगे तो हम उस पर लगाए क्या भैया, तो उस पर लगाए हम फोर्स लगाए, क्या लगाए, उस पर फोर्स लगाए। और लिफ्टिंग ए बैग, इट मीन्स कोई भी बैग, मान लो लिफ्ट, हम जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, बैग लेके आते हैं, क्या करते हैं, लिफ्ट किए रहते हैं बैग, तो क्या कर रहे हैं बैग, वो बच्चे क्या करते हैं भैया, एक बच्चे उस पर फोर्स लगाते हैं, बच्चे उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, किस पे, बैग पे। अगला एग्जांपल क्या है, अंडरस्टूड नेचुरल फेनोमेना सच एज ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ पे ग्रेविटेशन, यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे भी फेनोमेना है जो नेचुरल फेनोमेना है, जो नेचुरल फेनोमेना जो किसको बता रहे हैं, कि फोर्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, फोर्स के बारे में हम लोग को बता रहे हैं। जैसे क्या है, ग्रेविटी, वो भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो यहाँ पे छोड़ दिए ऑब्जेक्ट को, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्यों गया, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे इसलिए गया कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी तरीके से हम लोग मान लो रोड पे चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग, वॉक करते हैं। अगर हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग वॉक क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। तो क्या होता है, अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो, अगर हम ये पैर आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ये पैर मेरा आगे बढ़ रहा है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो मेरा पैर है, ये वाला पैर मेरा जो, अगर ये पैर अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं मेरा लेफ्ट लेग क्या करेगा, धरती पर क्या करेगा, अर्थ पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो जिस कारण से क्या होगा, अर्थ पर फोर्स कौन लगा रहा है, लेग मेरा, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये मान लीजिए ये व्यक्ति कोई पर्सन है, मान लीजिए ये पर्सन इस तरफ जाना चाह रहा है, यानी इट मीन्स ये वाला पैर आगे की तरफ जाएगा ना। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये वाला पैर जो है, ये वाला पैर ये क्या करेगा, अर्थ पर एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, अर्थ पर एक फोर्स लगाएगा। तो अर्थ भी क्या करेगा, इक्वल अमाउंट में उतना फोर्स लगा देगा, किस पे लगा देगा, पर्सन पे लगा देगा। और ये जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये होता क्या है, ये जो अर्थ जो फोर्स लगा रहे हैं क्या, वास्तव में फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है ये, फ्रिक्शनल फोर्स है भैया। ये जो फोर्स लगाया तो क्या करेगा, अगर ये फोर्स लगाया, पर्सन फोर्स लगाया किस पे, अर्थ पे, अर्थ पे क्या, कितना पर्सन कितना फोर्स लगा सकता है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 100 न्यूटन, इतना लगा सकता है फोर्स। उससे ज्यादा फोर्स तो लगा नहीं सकता है। तो क्या अर्थ मूव कर जाएगा, नहीं। अर्थ पर जो फोर्स लगा रहा है पर्सन, वो केपेबल नहीं है अर्थ को मूव कराने के लिए। केपेबल है क्या, वो नहीं है केपेबल। परंतु जो फोर्स अर्थ लगा रहा है पर्सन पे, वो क्या है, केपेबल है पर्सन को मूव कराने के लिए। क्यों, क्योंकि एक न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है भैया, जितना फोर्स हम लगाएंगे किसी वस्तु पे, उतना ही फोर्स क्या करेगा, वो वस्तु क्या करेगा, दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ग्रेविटी के बारे में समझे हम लोग। फिर क्या है, फ्रिक्शन के बारे में समझे हम यहाँ पे। और क्या है, वो भी प्लेनेट, अगर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, कोई प्लेनेट जैसे सन के चारों ओर, जैसे क्या है, ये सन के चारों तरफ क्या कर रहा है,
अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सन के चारों तो क्या कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। तो मतलब हम ये कहते हैं कोई ना कोई फोर्स जरूर संख्या की तरफ कोई ना कोई जरूर फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई जरूर फोर्स संख्या की तरफ फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ये फोर्स कौन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ध्यान दीजिए सन का मास क्या है, बहुत ज्यादा है अर्थ के रिस्पेक्ट में। इट मींस जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स किस तरफ रहने वाला है, नेट फोर्स रहने वाला है इस तरफ। नेट फोर्स किस तरफ रहने वाला है, इस तरफ। और ध्यान दीजिए नेट फोर्स अगर सर इस तरफ है तो सर ये अर्थ इस तरफ क्यों नहीं चला गया, भैया नहीं गया, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ के पास वेलोसिटी भी है। अर्थ के पास क्या है, वेलोसिटी है। अगर इसके पास वेलोसिटी है भैया तो इसी लाइन में एक्सेलरेशन भी होगा। और चूंकि इसके पास मास है और एक्सेलरेशन आ गया तो इट मींस इसके पास क्या, फोर्स भी आ जाएगा। यानी एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा भैया, तो नेट फोर्स इस तरफ जाएगा। तो इट मींस अर्थ पहले यहाँ रहने वाला है, फिर यहाँ रहने वाला है, फिर समथिंग अर्थ कुछ इस तरीके से रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है ना। तो हम इस स्लाइड में हम ये जाने भैया कि व्हाई वी स्टडी फोर्स, हम फोर्स को पढ़ते क्यों। इस स्लाइड में क्या जाने भैया, हम क्या स्टडी फोर्स को पढ़ते क्यों। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्या क्या हम ये जो टॉपिक है 9th क्लास का जो टॉपिक है, चैप्टर है फोर्स, इसमें कौन सा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या है, पहला क्या है, फोर्स ऑफ डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का डिफिनीशन क्या है भैया, हमको आप वो बता दीजिए, हम इसमें पढ़ेंगे। फिर क्या है, कितने तरह के फोर्स वास्तव में है, कितने तरह के फोर्स है, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये जो 9th क्लास का जो सबसे जो मेन टॉपिक है यह है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, सेकंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। एंड मेरा लास्ट टॉपिक क्या है, 9th क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है मेरा, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन स्मूथ सरफेस। कौन सा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि फोर्स को डिफाइन कैसे करें हम। तो फोर्स को डिफाइन करने के पीछे पहले ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो भैया इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये है क्या, ये है क्या, ये तो पुश है ना, ये क्या है, पुश है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ पुश कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ खींचे यानी इसको पुल करें तो क्या कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑफ ए बॉडी। फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और ए पुल ऑफ ए बॉडी। और ध्यान दीजिए फोर्स क्या करता है, फोर्स वास्तव में करता है क्या है, तो भैया फोर्स लगने के मान किसी ऑब्जेक्ट मान लीजिए फोर्स लगाए, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे क्या लगाया हम लोग, फोर्स लगाए। इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इससे होगा क्या भैया, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट क्या हो, रुका हुआ है। अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, हम क्या कर दिए, फोर्स लगा दिए अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ मूव कर रहा था तो उसके अपोजिट में क्या लगाए, फोर्स लगाए। तो होगा क्या, होगा ये भैया कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था, हम क्या किए, हम इस तरफ फोर्स लगाए, हम क्या किए, फोर्स लगाए। और हम फोर्स लगाए, क्या किए, फोर्स लगाए पर्टिकुलर एंगल से, कुछ एंगल से लगा दिए। तो क्या होगा, मान लीजिए फोर्स, जैसे अगर हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस लाइन में जा रहा था, इससे मान लीजिए ऑब्जेक्ट जा रहा था इस लाइन में, अगर हम इसी लाइन में अगर हम फोर्स लगाते तो हो सकता है ऑब्जेक्ट इसी लाइन में इधर उधर होगा, हो सकता है। अगर हम कुछ ना कुछ एंगल से लगाते, अगर हम एंगल से फोर्स लगाए तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जा रहा है, फोर्स लगाए इस एंगल से लगाए तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट इस तरफ आना शुरू कर देगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तरफ चलना शुरू कर देगा। इट मींस हम यह कह सकते हैं कि भैया अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, हम क्या किए, फोर्स लगाए, ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद हुआ ये भैया, फोर्स लगाने के बाद हुआ ये ऑब्जेक्ट का जो शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी इसका साइज क्या हो गया भैया, पहले जो ये राउंड फिगर में जो राउंड के आकार का जो इसका ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया भैया, कुछ इलिप्टिकल हो गया। क्या हो गया, इलिप्टिकल आकार ले लिया है। क्या ले लिया है, इलिप्टिकल आकार ले लिया है। इट मींस हम ये कह सकते हैं भैया
फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी? एक होता है क्वांटिटी, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट ना हो, फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई कुछ ना कुछ यूनिट हो। तो फोर्स क्या है? फोर्स का एक यूनिट क्या है? न्यूटन है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। इट मींस क्या है? फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है दैट चेंज और टेंड्स, या तो चेंज करेगा या चेंज करने का प्रवृत्ति रखेगा, या तो चेंज कर देगा। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जा रहा था, कितना स्पीड से? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जा रहा था, मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर क्या है, 100 किलो का क्या है, 100 किलो का स्टोन मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से? 500 मीटर पर सेकेंड। हम इस तरफ फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगा सकते हैं? 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, कितना फोर्स लगा सकते हैं? हम आदमी कितना फोर्स लगा सकते हैं? ज्यादा फोर्स लगा नहीं सकते। तो क्या हम इसके क्या इसमें कुछ बदलाव आ सकता है? नहीं भैया, कुछ ही बदलाव नहीं आएगा। परंतु मेरा फोर्स लगाने के पीछे मेरा मोटो क्या था कि इसको हम रोकना चाह रहे थे। इसको क्या चाह रहे थे? रोकना चाह रहे थे। तो वही कह रहे फोर्स क्या है? इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंज, या क्या करे? डायरेक्शन को चेंज कर दे, या तो डायरेक्शन को चेंज कर दे, या टेंड्स टू चेंज, या चेंज करने, या करे चेंज करने का प्रवृत्ति रखे का मोटो क्या रहे? इसका चेंज करने का मोटो रहे। तो क्या कहेंगे उसको? हम लोग फोर्स कहेंगे। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज। किसमें चेंज? आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट, आइदर द स्टेट ऑफ क्या? आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो जो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रखा हुआ था उसके क्या कर दे? जो वस्तु जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ था उसमें क्या कर दे? कुछ ना कुछ मोशन मिला दे। फिर वो क्या करते हैं? मोशन मिला दे। या जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसमें क्या कर दे? उसको हम रेस्ट मिला दे। क्या कर दे? रेस्ट मिला दे। या उसका शेप एंड साइज क्या कर दे? हम लोग चेंज कर दे। क्या कर दे? चेंज कर दे। ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए फोर्स कर क्या रहा है? ध्यान दीजिए फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? मूव। यानी कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या करता है? क्या कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। कौन? फोर्स करा सकता है मूव। यानी कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा भैया? मूव करा देगा। या क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रेस्ट मिला सकता है। या क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसका डायरेक्शन क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। उसका डायरेक्शन क्या करता है? चेंज कर सकता है। या क्या कर सकता है? उसका स्पीड क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है? उसका स्पीड को बढ़ा सकता है। या क्या कर सकता है? उसका शेप एंड साइज क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसे ध्यान दीजिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। हम क्या लगाए? हम लगाए भैया इस पे फोर्स। हुआ क्या? जैसे ही इस पे फोर्स लगाए तो क्या हो गया? मेरा जो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, अब क्या किया? मूव करना शुरू कर दिया। मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या किया? क्या हो गया? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या हो गया भैया? मूव करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या है? ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? मूविंग, सॉरी इस तरफ क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट है। और हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। क्या कर रहे हैं? पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ। तो होगा क्या? इससे क्या होगा भैया? मेरा पार्टिकल क्या होगा? रुक सकता है। मेरा पार्टिकल क्या होगा? अगर हम फोर्स ऐसा क्वांटिटी में लगाएं तो इसको रोक सकता है। ठीक है ना? तो क्या होगा? मेरा पार्टिकल क्या हो जाएगा भैया? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा पार्टिकल? यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो था उसको क्या कर दिए हम लोग? स्टॉप कर दिए। क्या कर दिए? उसको हम रोक दिए। तीसरा क्या है भैया? ये ऑब्जेक्ट है v1 वेग से क्या कर रहा है? v1 वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा था। जैसे मान लो कोई बॉलर क्या किया? गेंद फेंका, बल्ले पे पड़ा, v1 वेग से पड़ा। बल्ला क्या किया? बल्ला भी कुछ ना कुछ अपना फोर्स लगाया। क्या किया? फोर्स लगाया। तो उससे क्या हो गया भैया? जो पहले v1 वेग से जो v1 वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, जो गेंद आ रहा था, उसका स्पीड क्या हो गया? v2 हो गया। इट मीन्स उसका स्पीड क्या हो गया भैया? उसका स्पीड हो गया, बढ़ जाएगा ना? क्या होगा? बढ़ जाएगा ना? क्या होगा? उसका स्पीड उसका बढ़ गया। हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये जरूरी नहीं कि बढ़ जाए। जनरली क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है। उसके पीछे कुछ कारण आगे पड़ेंगे। ठीक है ना? आप ध्यान दीजिए। अगला क्या है मेरा? ये क्या ऑब्जेक्ट है? हम फोर्स लगाए थे ना? क्या लगाए थे? फोर्स लगाए थे। हुआ क्या था मेरा? यानी कि हुआ क्या? मेरा चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट का जो शेप क्या था? राउंड शेप में था। यहाँ पे शेप कैसा है? कुछ ऐसा शेप ले लिया। इलिप्टिकल तो नहीं है ये, कुछ ऐसा शेप ले लिया। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखिए।
आप ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग फोर्स को जो है ना मेनली हम लोग कॉन्टेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे हम लोग फोर्स को दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स और एक को क्या बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ध्यान दीजिए, फोर्स को हम लोग कितने भाग में बांटे, फोर्स को भागे हम लोग दो भागों में बांटे। एक को बोले कॉन्टेक्ट फोर्स और एक को क्या बोले नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे मान लीजिए इस बॉडी को क्या करते हैं, इस बॉडी को हम लोग को मूव कराना है, जैसे मान लीजिए बॉडी को मूव कराना, या ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी पे क्या करते हैं हम लोग, इस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी पे फोर्स लगाना शुरू कर दें तो मूव करना शुरू करेगा। तो या ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया कॉन्टेक्ट, मतलब हम लोग बॉडी को मूव कराने के लिए, यानी बॉडी की जो भी बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए क्या किया, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट हुआ। क्या हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ। तो ये क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। अब ध्यान दीजिए, ये बॉडी को क्या किया, हम छोड़ दिए, अर्थ नीचे पड़ा हुआ। अर्थ क्या है, ये अर्थ नीचे, ये अर्थ ग्राउंड है, ये क्या है, ये फ्लोर लेवल है, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ेंगे तो होगा क्या, ग्रेविटेशन क्या करेगा, ये अर्थ क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, किस तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पे, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट चला जाएगा नीचे। कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट जाएगा नीचे। तो इट मींस क्या हो गया, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इस बॉडी को अगर अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो क्या कोई कांटेक्ट है क्या, नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं है इस बॉडी के बीच में और अर्थ में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो फोर्स लगा ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और ये जो फोर्स था सर, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स को हम लोग दो भाग में बांटे, एक को क्या बोले हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स और एक को क्या बोले हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड किए, जैसे मस्कुलर फोर्स जैसे हम ये फोर्स, हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं, ये है कौन सा, ये मस्कुलर फोर्स है ना। हमारे बॉडी के पास जो मस्कुलर फोर्स है वो कितना फोर्स लगा रहा है, देखिए ये जो हम लोग जो भी कोई पर्सन लगाता है तो कौन सा फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग वॉकिंग करते हैं, तो हम लोग वॉकिंग कैसे करते हैं पता है क्या आपको, हम लोग वॉकिंग करते हैं भैया, अगर हम ये पैर, अगर मान लीजिए हम ये राइट लेग है और ये क्या है लेफ्ट लेग, अगर हमको राइट लेग को आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक अर्थ पे एक फोर्स लगाएंगे, किस तरफ, कौन से पैर से, लेफ्ट वाले पैर से हम एक फोर्स लगाएंगे, तभी ना मेरा राइट वाला पैर मेरा आगे जाएगा। हम लेफ्ट वाले क्या किए, लेफ्ट वाले पैर से क्या किए, अर्थ पे एक फोर्स लगाए, किस तरफ, इस तरफ लगाए, किस तरफ लगाए, जैसे मान लीजिए लगाए ईस्ट की तरफ, क्या लगाए, सॉरी वेस्ट की तरफ लगाए, वेस्ट की तरफ क्या लगाए, एक फोर्स लगाए, किस, वेस्ट की तरफ फोर्स लगाए अर्थ पर। तो अर्थ क्या करेगा, उतना ही अमाउंट में फोर्स क्या करेगा, हम लोग को दे देगा। क्या करेगा, हम लोग को कहाँ लगाएगा, पैर पर लगाएगा, जिस कारण हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पर्सन होगा, वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो कौन सा फोर्स है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स। एक होता नॉर्मल फोर्स, एक क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए भैया, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पर क्या है, रखा हुआ है। सर अर्थ तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो सर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्यों नहीं गया। तो भैया वही कह रहे हैं, मेरा नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा है। मेरा क्या हो रहा है, मेरा नॉर्मल फोर्स, अर्थ क्या लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, mg लगाया। तो ये जो मेरा नॉर्मल फोर्स जो होता है mg, हम बस थोड़ा यानी कि mg से थोड़ा सा ज्यादा हम लगाते हैं फोर्स। इसे मान लीजिए ये लगाए, mg से लगाए 10 न्यूटन, ये कितना फोर्स लगाए, मानते ही मास कितना है 1 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग क्या मान लीजिए 10 मान के चल रहे हैं। तो अगर ये अर्थ, ये जो अर्थ है, इस पे 10 न्यूटन से नीचे तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये जो मेरा हाथ है ना, हाथ, तो क्या कर रहा है, इस पे एक नॉर्मल की तरफ फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स। और इसका जो मान पता है क्या होगा, इसका मान 10 से कुछ ही ज्यादा होगा, जैसे 10.0000000, जितना सोच सकते हो उतना जीरो लगा, तो बाद में एक लगा देना, बाद में क्या करना, एक लगा देना। उतना फोर्स उतना फोर्स हम लोग ऊपर की तरफ लगाए। तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बस यहीं पे रुका हुआ रहेगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहीं पर रुका हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी पॉइंट पर रुका हुआ रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी पॉइंट पर रुका हुआ रहेगा। हाँ ये जरूरी है भैया, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं,
क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। बस ये मान लीजिए। एक क्या होता है टेंशन फोर्स, एक क्या होता है टेंशन फोर्स। जैसे मान लेते हैं एक पेंडुलम है, ये क्या है पेंडुलम, तो पता है ये जो यहाँ भी तो कुछ ना, ये पेंडुलम है, ये मान लेते हैं मास। पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम आगे पीछे तरफ ऐसे ऐसे मूव करता है पेंडुलम। तो यहाँ पर यहाँ ये जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, इस पे क्या करता है, एक फोर्स लगता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग टेंशन। किससे डिनोट करते हैं, टेंशन से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। ये इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। और एक क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स। एक क्या होता है भैया, स्प्रिंग फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए ये मास है, ये स्प्रिंग है, ये मान ये क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है ना। ये क्या है, स्प्रिंग है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। और ये लेंथ क्या है, अगर एक्स यूनिट है तो ये फोर्स का मान क्या होता है, के एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, के एक्स स्क्वायर। ये आगे एडवांस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जब 11th क्लास में जाएगा तो हम पढ़ेंगे इस स्प्रिंग फोर्स का मान क्या होता है, के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझिए कि स्प्रिंग एक क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स कुछ होता है, ठीक है। सिर्फ जाने कि एक क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। तो ध्यान दीजिए, ये जितने भी तरह के फोर्स हैं, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टेक्ट, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टेक्ट, बॉडी क्या क्या है, कॉन्टेक्ट में है ना नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, कॉन्टेक्ट, क्या है कॉन्टेक्ट में। ये मास जो ऑब्जेक्ट है, ये धागा से क्या है, कॉन्टेक्ट में है ना, तो कॉन्टेक्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, कॉन्टेक्ट। यानी कि जितने भी तरह के यहाँ फोर्स है हम लोग क्या है, ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। वही यहाँ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, वो फोर्स को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सिर्फ अर्थ नहीं, पर हम जितने भी क्या है ऑर्बिट, जैसे मान लो सन हो गए, मून हो गए, जुपिटर हो गए, ये जितने भी तरह के हम लोग प्लेनेट है, वो क्या करते हैं, एक जो क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, किसी ना किसी ऑर्बिट के रिगार्डिंग मूव करते हैं। उन जो दो ऑर्बिट के बीच में जो फोर्स लगता है, उसके कौन सा फोर्स होता है उसमें, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, ये चुंबक, मान लो ये चुंबक, ये क्या है, चुंबक है। और ये क्या है, लोहा। चुंबक के पास क्या प्रॉपर्टी है कि भैया ये लोहा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक का क्या चुंबक का क्या प्रॉपर्टीज है भैया, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट हो गया या आयरन हो गया, ये सारे सब्सटेंस अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। कौन खींचेगा, मैग्नेट खींचेगा। उसके पास होता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो क्या करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो क्या कहलाता है, वो जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स। उसी तरीके से होता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो जैसे मान लो जैसे चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल आसपास क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। अगर स्टैटिक चार्ज होगा तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही मूविंग चार्ज हो तो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, वो करेगा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दीजिए, अगर उस फील्ड के अंदर अगर कोई मान लो कोई पार्टिकल चला गया, कौन सा पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल अगर चला गया, तो क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग सकता है। हो सकता है वो हो सकता है कि वो फोर्स एट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। अगर दोनों सेम चार्ज, अगर मान लीजिए पहले का चार्ज प्लस क्यू था और बाद में जो चार्ज रखे हैं वो भी चार्ज प्लस क्यू है, तो क्या होगा भैया, रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर मान लो बाद वाला चार्ज अगर मान लो माइनस क्यू रखा हुआ है तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हम ये समझे तो क्या, ध्यान दीजिए, ये चुंबक है, लोहा है, क्या कॉन्टेक्ट है, क्या ये आयरन है, और ये क्या है, चुंबक है। ये क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है। तो क्या कोई भी कॉन्टेक्ट है क्या, नहीं। तब भी एक फोर्स लगा ना, तो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ेंगे तो क्या करेगा, अर्थ से खींच लेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज लाएंगे, नजदीक लाएंगे, तो क्योंकि क्या है, आपस में आसपास क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो क्या, कौन सा फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला। कौन सा फोर्स लगने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि चार्ज क्या है, रुका हुआ है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, रुका हुआ, तो स्टैटिक। और कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दिया करेंगे इसको, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए,
परंतु जो नेचर में जो होता है, नेचर में सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरह के फोर्स देखने को मिलते हैं। नेचर में कितने तरह के फोर्स है भैया? अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो कितने तरह के फोर्स है भैया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सबों के बारे में जानना आगे नेक्स्ट 11th क्लास में जानना है हमको। सिर्फ और सिर्फ ये जानने भैया कि ये सारे फोर्स भी होते हैं, ये सारे फोर्स होते हैं। और ये जो नेचर में जो पाया जाता है मेनली यही फोर्स नेचर में पाया जाता है। ओनली सिर्फ और सिर्फ 4 ही फोर्स नेचर में पाया जाता है। कौन सा? कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग ये पढ़ेंगे भैया बैलेंस फोर्स क्या होता है और क्या होता है अनबैलेंस फोर्स। तो ध्यान दीजिए, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर 0 हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो क्या कहेंगे भैया? ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स कैसा है? तो ये फोर्स बैलेंस फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? ये बैलेंस फोर्स है। अगर उसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 ना हो तो क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। इसे ध्यान दीजिए, हम क्या बोले? इफ द नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए गिवन बॉडी इज 0 देन फोर्सेस आर बैलेंस, अदरवाइज अनबैलेंस फोर्स। अदरवाइज कौन? अनबैलेंस फोर्स। हम यहाँ लेके चलने का प्रयास किए हैं। एक तरफ क्या लिए हम लोग? बैलेंस फोर्स, एक तरफ क्या लिए हम लोग? अनबैलेंस फोर्स। ध्यान दीजिए, ये क्या लिए? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका मास कितना है? 2 kg। इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं इस तरफ क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। और ये क्या है? वेस्ट है। ईस्ट की तरफ फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है। और ध्यान, इसी ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ भी लग रहा है। हम ये कहेंगे नेट फोर्स क्या है भैया? इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है? तो नेट फोर्स भैया 0 है, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स है भैया वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो हमेशा हम लोग डायरेक्शन के साथ एडिशन करेंगे। ठीक है ना? डायरेक्शन के साथ एडिशन करेंगे। ध्यान दें कैसे 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 एडिशन करेंगे? 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। इस तरफ क्या माने? पॉजिटिव माने, प्लस 20 न्यूटन। और इस तरफ क्या है? ये फोर्स प्लस 20 न्यूटन। ये फोर्स किस तरफ? वेस्ट तरफ। तो मतलब कितना? माइनस 20 न्यूटन। तो ओवरऑल क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। हम ये कर सकते 10 देयर इज बैलेंस फोर्स। मतलब क्या है? ये फोर्स कैसा है? बैलेंस फोर्स है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वही 2 kg का मास है, इस तरफ है 20 न्यूटन, इस तरफ क्या है? 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इस तरफ आया 10 न्यूटन टुवार्ड्स क्या? टुवार्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं आया। अगर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? अनबैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 आ जाए तो क्या कहेंगे हम लोग? बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पढ़ते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। हम यहाँ क्या पढ़े? हम ये कहे कि नेट फोर्स अगर 0 हो जाए, नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो क्या कहेंगे भैया? हम कह देंगे बैलेंस फोर्स है। फोर्स कैसा है? बैलेंस है। अगर नेट फोर्स 0 ना हो, नेट फोर्स 0 ना हो तो क्या कहेंगे हम उसको? हम कहेंगे उसको अनबैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे हम उसको? अनबैलेंस फोर्स। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर इज, यहाँ ध्यान दीजिए, नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स 0 है। तो अगर नेट फोर्स ही 0 है तो देयर इज नो चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज एंड एन ऑब्जेक्ट। अगर नेट फोर्स ही 0 है, नेट फोर्स ही 0 है, तब फोर्स ही ना करता है। फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या कर सकता है? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मूव करा सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्टॉप कर सकता है। और मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या उसका शेप एंड साइज में क्या करता है? चेंज कर सकता है। अगर नेट फोर्स ही ना हो, फोर्स ही ना हो तो होगा क्या? अगर फोर्स ही नहीं होगा भैया तो क्या हो जाएगा भैया? नेट फोर्स अगर 0 होगा तो उससे होगा क्या? स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा, स्पीड अप एंड जो स्पीड अप होता है वो भी नहीं कर पाएंगे, स्पीड डाउन भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है ना? जैसा ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, यानी कि इनर्शिया वाला काम होगा। क्या होगा? इनर्शिया वाला काम होगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसी तरफ जाते रहेगा। क्या होगा? जाते रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा। क्या होगा? रुका ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्या है? देयर इज नो चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा
तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर इज चेंज इन आइदर स्पीड, डायरेक्शन और शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, टू फोर्सेस आर इक्वल। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स बैलेंस फोर्स में, बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, नेट फोर्स का मान क्या हो, जीरो। तो नेट फोर्स का मान जीरो कब होगा, क्या होगा, नेट फोर्स का मान जीरो कब होगा, क्या होगा, नेट फोर्स का मान जीरो कब होगा, ये वाला फोर्स इस तरफ, ये वाला फोर्स इस तरफ, दोनों क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल मैग्नीट्यूड है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तभी ना बैलेंस करेगा, तभी ना क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अगर ये एक फोर्स इस तरफ जा रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इसका क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, यानी कि ये लगा रहा है 20 न्यूटन, तो ये भी लगा 20 न्यूटन। अगर ये जाए ईस्ट में तो ये जाना चाहिए पूरब में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। नहीं, एंगल कितना बनाए, 180 डिग्री, कितना बनाए, 180 डिग्री बनाए, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन क्या, डायरेक्शन। तो क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस फोर्स। यहाँ पर टू फोर्सेस आर नॉट इक्वल इन क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स, अगर मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना, परंतु हमको अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो नहीं करना है ना। तो क्या करेंगे, टू फोर्सेस आर नॉट इक्वल इन क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। आगे देखिए एग्जांपल लिए, क्या है, ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल, ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल। एक बुक क्या है, ये मान लीजिए बुक है, क्या है ये बुक, ये क्या ये मान लीजिए टेबल है, ये क्या है, रुका रखा हुआ। तो एग्जांपल किसका कहलाएगा, ये कहलाएगा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्यों कहलाएगा बैलेंस फोर्स, भैया हम बताए ना अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर नेट फोर्स रहने वाला है जीरो, और यहाँ पर नेट फोर्स क्या रहने वाला है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या रहना, जीरो नहीं रहने वाला है। ध्यान दीजिए, किकिंग ए बॉल, किकिंग ए बॉल, अगर हम एक फुटबॉल को अगर हम लोग किक करेंगे, अगर किक करेंगे तो हम क्या लगा दिए, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, क्या लगा दिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा देंगे, इसी को मान लीजिए हम, मान लो ये मेरा पैर है, मारे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका स्पीड चेंज होगा ना, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम क्या किए, अगर हम किसी गेंद को हम लोग किक करेंगे तो होगा क्या, उस ऑब्जेक्ट, जो बॉल है क्या करेगा, भी वेग प्राप्त कर लेगा, क्या कर लेगा, भी वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक है ना। नेट फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं रहने वाला। अब ध्यान दीजिए, नेट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अगर फोर्स बैलेंस है इट मींस एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, बताओ। अगर फोर्स बैलेंस है तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो, ठीक है ना। बैलेंस फोर्स है तो ऑब्जेक्ट हैज नो एनी एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या है, अगर ये फोर्स अनबैलेंस है तो ऑब्जेक्ट हैज सम एक्सेलरेशन, क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और 9th क्लास का जो मेन जो टॉपिक है भैया, यही टॉपिक क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये क्या है, मेन है, ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। कितने लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, 3 नियम के बारे में पढ़ेंगे। 3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। कितना अच्छा नाम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। परंतु हाँ, ऑर्डर याद रखना। फर्स्ट लॉ क्या देगा भैया, फर्स्ट लॉ क्या देगा, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डिफिनेशन जो देगा वो क्या देगा, फर्स्ट लॉ। फोर्स का डिफिनेशन कौन देगा, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहेगा, सेकेंड लॉ देगा भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मान कितना हो, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ फोर्स कौन देगा भैया हमको, सेकेंड लॉ देगा। वैल्यू ऑफ फोर्स कौन देगा, सेकेंड लॉ देगा। और थर्ड लॉ क्या देगा, तो थर्ड लॉ बताएगा कि भैया जब भी फोर्स लगेगा तो हमेशा फोर्स क्या लगेगा, हमेशा फोर्स लगने वाला है पेयर में। फोर्स क्या लगने वाला है, पेयर में लगने वाला है, और उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला, अपोजिट में। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव फार्मूला ऑफ फोर्स, गिव फार्मूला ऑफ फोर्स। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है, गिव्स फोर्सेज ऑलवेज इन पेयर, गिव्स फोर्सेज ऑलवेज इन पेयर। तो फर्स्ट लॉ क्या बताया, फर्स्ट लॉ ये कहा भैया कि फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा, फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा। सेकेंड लॉ क्या कहा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा। और थर्ड लॉ क्या कहा कि फोर्स हमेशा पेयर में लगेंगे। फोर्स क्या लगेंगे, फोर्स हमेशा पेयर में लगने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कर रहा है भैया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा मूव करता रहेगा, हमेशा क्या करेगा, हमेशा मूव करता रहेगा। जब तक कब तक मूव करेगा ये ऑब्जेक्ट, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमेशा मूव करता रहेगा। या हो सकता है ऑब्जेक्ट मूव करे, या हो सकता है ऑब्जेक्ट क्या करे, ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहे। ये ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा, ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा जब तक इस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब ध्यान दीजिए हम बार बार क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो मीन्स कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स की, इंटरनल फोर्स भी होता है क्या सर, हाँ इंटरनल फोर्स भी होता है। जैसे मान लो ये गेंद है, अगर ये गेंद है भैया, अगर ये गेंद है तो गेंद के अंदर पार्टिकल भी होंगे ना, तो गेंद के अंदर पार्टिकल भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे आपस में, तो ये क्या है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स डिपेंड नहीं करता इस पार्टिकल, यानी जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, ये ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स पे, इंटरनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। इतना इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए, यानी ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इंटरनल फोर्स में क्या है नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करने वाला, तो वही लगाए हम लोग, इंटरनल फोर्स कांट चेंज इट्स स्टेट। इंटरनल फोर्स कुछ भी चेंज नहीं लाएगा, क्या करेगा, कुछ भी चेंज नहीं लाने वाला है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं ए बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी क्या करे हमेशा, क्या करे हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। क्यों, डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन सर स्ट्रेट लाइन क्यों लिए सर, स्ट्रेट लाइन इसलिए लिए भैया, अगर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन अगर नहीं होगा, कुछ ना कुछ कर्व होगा, इट मींस क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया ना। डायरेक्शन चेंज होना दिखाता है कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा है, क्या है कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा है, इसीलिए हम लोग लिखे इन स्ट्रेट लाइन। क्या लिखे हम लोग, स्ट्रेट लाइन। अनलेस कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स क्या हो ना लगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे ना लगे तब तक क्या करेगा, उसी अवस्था में रहने वाला है, ठीक है ना, उसी अवस्था में रहने वाला, उसी स्टेट में रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए इट गिव्स द लॉ ऑफ इनर्शिया, और यही क्या कहता है, यही कहता है इनर्शिया भी यही कहता है। इनर्शिया क्या कहता है, ध्यान दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला कि भाई भैया कोई बॉडी अपने ही स्टेट में रहेगा, हो सकता है कि वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो या क्या हो, वो ऑब्जेक्ट क्या हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट या तो मूव करते रहे या क्या रहे ऑब्जेक्ट रुका ही रहे जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यही कहा ना फर्स्ट नियम। और इनर्शिया भी क्या कहता है, और इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया भी ये कहता है भैया बॉडी अपना अवस्था चेंज नहीं करेगा, बॉडी अपना अवस्था चेंज नहीं करेगा। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है इनर्शिया। कौन कहता है, इनर्शिया क्या कहता है, बॉडी अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा, जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहने वाला है। तो इनर्शिया होता क्या भैया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, उसको क्या कहते हैं हम लोग इनर्शिया कहते हैं। वो इनर्शिया है क्या भैया, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज, टू अपोज एनी चेंज, किसी भी चेंज का अपोज करे वही क्या है इनर्शिया। किसी भी अपोज का, किसी भी जो है चेंज का अपोज करे वही क्या है भैया इनर्शिया है, किसी भी चेंज का अपोज करे वही क्या है इनर्शिया है। इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, उसका अपोज ना करे तो क्या कहलाएगा इनर्शिया। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहे वही क्या है इनर्शिया। यानी इनर्शिया है क्या भैया, तो इनर्शिया है भैया जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या किया भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा, जिस स्टेट में उसी स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो वही यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिया भैया, फर्स्ट मोशन क्या दिया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया हम लोग को इनर्शिया के बारे में। क्या बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताया, हम लोग को इनर्शिया के बारे में बताया, ठीक है ना। तो वही हम लोग बात लेके हैं
द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान दीजिए, इनर्शिया हम ये कह रहे हैं भैया को इनर्शिया हम सर इनर्शिया हम कैसे जांचें, किसी ऑब्जेक्ट का हमको इनर्शिया जांचना है तो हम लोग कैसे चेक करें? तो ध्यान दीजिए, जैसे हम ये कर रहे हैं, एक ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन, और एक क्या है? एक साइकिल है। एक ट्रेन है और एक क्या है? साइकिल है। ध्यान दीजिए, ट्रेन क्या चाहेगा? ट्रेन क्या चाहेगा? ट्रेन ये चाहेगा भैया, हम जिस अगर ट्रेन रुका हुआ है, ट्रेन क्या है? रुका हुआ है, तो ट्रेन क्या चाहेगा? हमेशा रुका ही रहे, हमेशा रुका ही रहे। ये कौन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुका, इनर्शिया ऑफ क्या? रेस्ट। तो क्या ट्रेन क्या चाहेगा? इनर्शिया ऑफ ट्रेन क्या चाहेगा? हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। अब ध्यान दीजिए, हम चाह रहे हैं कि इसका अपोज करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? हम इस ट्रेन को क्या करना चाह रहे हैं? मूव कराना चाह रहे हैं। अब इस ट्रेन को अगर हम मूव कराना चाहेंगे तो हम होगा क्या? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लगने वाला है? लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में क्या लगने वाला? फोर्स लगने वाला है, तभी ना उस ट्रेन को क्या करेगा? पुश कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, ट्रेन, तो ट्रेन का इनर्शिया साइकिल के इनर्शिया से क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल को मोशन में लाने के लिए बस कुछ अमाउंट में क्या करना? फोर्स लगाना। क्या करना? साइकिल को, रुका हुआ साइकिल को अगर हमको मोशन में लाना है तो बहुत छोटा अमाउंट में क्या करना? हमको फोर्स लगाना है। परंतु ट्रेन को अगर मूव कराना है तो होगा क्या? ट्रेन को अगर हम मूव कराएंगे तो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या लगने वाला है? फोर्स लगाने वाला है। तो ध्यान दीजिए, तो सर डिपेंड किस पे किया? इनर्शिया डिपेंड किस पे कर रहा है सर? तो इनर्शिया डिपेंड कर रहा है क्या? किस पे डिपेंड कर रहा है? सोचो, किस पे डिपेंड कर रहा है? बड़ा सा साइज नहीं, साइज बड़ा उसका रुई हो, ठीक है ना, ट्रेन रुई का बना हो तो साइज पे डिपेंड नहीं किया। डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उस पार्टिकल का क्या रहने वाला है? इनर्शिया रहने वाला है, ठीक है ना। तो इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ किस पे? मास पे। हम ये कह रहे हैं इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास। हम यही कह रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या रहने वाला है? उतना ही ज्यादा रहने वाला है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, ए ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन कार। ए ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन कार, ठीक है ना। ए ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन कार। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास क्या है? ट्रेन का मास कार के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत 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 ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो इनर्शिया दो तरह का हो सकता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है या क्या? इनर्शिया हो सकता है। इनर्शिया दो तरीके का हो सकता है। एक क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। दूसरा क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ मोशन हो। पहला क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। दूसरा क्या हो? इनर्शिया ऑफ मोशन हो। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको कहेंगे सर? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तब तक, यानी कि ऑब्जेक्ट अपने ही रेस्ट के अवस्था में रहे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर क्या करे? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक क्या करेगा? तब तक ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कंडीशन में रहेगा। ऑब्जेक्ट, अब इनर्शिया ऑफ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स, अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही मोशन की अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आगे देखिए। अगला है, हम कुछ ना कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग जो पढ़े उसका एप्लीकेशन कहाँ हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी एग्जांपल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है? एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़े? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताया? इनर्शिया के बारे में बताते हैं। इनर्शिया क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट या क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। हम लोग जो एग्जांपल अभी देख रहे हैं वो किसका एग्जांपल देख रहे हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल क्या है? A coin fall in the glass, a coin fall in the glass, really external force apply on car। ये क्या कहा है? ये क्या है? ग्लास। क्या है? ग्लास। ग्लास के ऊपर क्या रखा हुआ है? ग्लास के ऊपर एक पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है। क्या है? 5 रुपए का वाला सिक्का रखा हुआ है। जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे, जैसे इस पे फोर्स लगेगा, होगा क्या? ये चला जाएगा इधर और कॉइन क्या हो जाएगा? कॉइन आ जाएगा नीचे। कॉइन कहाँ आ जाएगा? कॉइन आ जाएगा नीचे। तो हुआ क्या? यानी कि ये जो कॉइन जो था
कॉइन रेस्ट कंडीशन में था। कॉइन था किसमें, शुरुआत में कॉइन किस अवस्था में था, रेस्ट अवस्था में था। हम फोर्स लगाए, इस फोर्स किस पे लगाए, फोर्स लगाए हम पेपर पे लगाए। तो ध्यान दीजिए कॉइन क्या हो गया, कॉइन नीचे गिर गया। ध्यान दीजिए इट मीन्स ये कह रहा है अगर हम फोर्स पेपर पे लगा रहे हैं तो कॉइन क्या है, कॉइन अभी भी अपने ही अवस्था में ही है। कॉइन अभी भी क्या है, अपने ही अवस्था में है। तो ये किसका एग्जांपल करेगा, ये क्या है, कॉइन किस अवस्था में था, रेस्ट में। ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन। यानी कि रेस्ट अवस्था में था तो रेस्ट में ही रहेगा। उसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए, ओनली द बॉटम कॉइन इज रिमूव्ड, ओनली द बॉटम कॉइन इज रिमूव्ड व्हेन अ स्ट्राइकर हिट्स द पाइप। जब ध्यान दीजिए जब गोटी का जब गुच्छा एक लाइन में खड़ा रहता है, स्ट्राइकर से जब हम हिट करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि जो सबसे निचला जो गोटी होता है, जो बॉटम कॉइन होता है, क्या करता है, वो निकल कर इस गुच्छा से निकल कर वो इस कैरम में कहीं भी आ जाता है। ठीक है ना, इस कैरम की जो अदर जो साइड है वहां पर आ जाता है। कौन सा कॉइन, ये कॉइन, ये गोटी आ जाता है, ये जो गोटी है, ठीक है ना, कॉइन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेस्ट करने, स्टार्टिंग किसमें था, स्टार्टिंग था भैया रेस्ट में। तो ये और सारे जो रेस्ट में ही, मतलब और सारे क्या है, खड़ा वही के वही है। इट मीन्स और हम लोग मोशन किसको दिए, हम लोग मोशन दिए निचला कॉइन को। तो ऊपर का जितना भी कॉइन था वो किसमें था, वो तो भैया रेस्ट में था। तो ऊपर का कॉइन अगर रेस्ट में है तो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल होगा। तो वही देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। अब ध्यान दीजिए, व्हेन कार जस्ट स्टार्ट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कार, मान लीजिए क्या है, कार, इस पे बैठा हुआ क्या है, इस पे बैठा हुआ है पैसेंजर। जब ये पैसेंजर क्या है, ये पैसेंजर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन में है। ये पैसेंजर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन में है। हम क्या किए, इस कार पे फोर्स लगा, इस कार पे क्या हो गया, एक्सीलरेट किए ना, तो इस कार पे क्या किए, फोर्स लगा, तो ये कार तो क्या आ गया, मोशन में आ गया। चूंकि ये किस अवस्था में था, ये था रेस्ट अवस्था में, तो क्या हो गया, पीछे की तरफ झुक जाएगा। पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, झुकेगा। क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि हम लोग रेस्ट के ही अवस्था में रहें। तो ये पीछे की तरफ झुकेगा और कार आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही कार चलना स्टार्ट करेगा तो ये पैसेंजर क्या करेगा, ये पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है ना, पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन कार जस्ट स्टार्ट। अब ध्यान दीजिए, उस अगला एग्जांपल क्या है, फ्रूट्स डिटेच फ्रॉम ट्री व्हेन वी शेक द ट्री। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ट्री, मान लीजिए ट्री है, ये क्या है, इसका शाखा है, मान लीजिए ब्रांच है, इसे फल वगैरह लटके हुए। हम इस वाले ट्री को, ये जो ट्री, इसको क्या किए, हम लोग इसको हिलाए, ये तो नहीं हिलेगा ना। हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कुछ एक टहनी को हिलाएंगे, उसमें जो फल लटके होंगे, अगर टहनी को, अगर मान लीजिए टहनी, ये क्या है, टहनी है, नीचे ये मान लीजिए टहनी है और ये एक शाखा है। जैसे ही हम इसको हिलाएंगे तो इसमें जो लटका फल है, ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन में, मोशन में किसको लाए, मोशन में लाए इसको, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने ही अवस्था में रहेगा। ये लटका हुआ है, इसको हिलाए, ऐसे हिलाए, ये अपने ही अवस्था में है, तो हिल डोल के क्या किया, ये ऊपर चला गया, तो ये अपने ही अवस्था में है, तो क्या हो गया, टूट के ये क्या हो गया, फल नीचे गिर गया। तो ये है क्या है, फ्रूट्स डिटेच फ्रॉम ट्री व्हेन वी शेक द ट्री। ठीक है ना, अगला क्या है, डस्ट इज रिमूव्ड आउट व्हेन ब्लैंकेट इज हिट बाय क्या है, स्टिक। हाँ, एक अगर हम छड़ी से क्या करते हैं, ब्लैंकेट को, जब ब्लैंकेट, ठीक है ना, इसे मान लीजिए, यही है, ठीक है ना, क्या है, ये मान लीजिए ब्लैंकेट है। अगर इसको हम छड़ी से पीटेंगे, तो ध्यान दीजिए होगा क्या, ये जो ब्लैंकेट है ये तो मोशन में आ जाएगा, परंतु इसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या चाहेगा, वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था ना। हम इसको ना पीट के मोशन में लाए हैं, परंतु वो जो पार्टिकल था वो तो रेस्ट में था। तो क्या होगा, उसी अवस्था, वही उसी पॉइंट पर रहना चाहेगा। तो क्या होगा, उसी पॉइंट पर रहना चाहेगा। मान लीजिए ये ब्लैंकेट यहाँ था, उसी पॉइंट, ये ब्लैंकेट वहाँ है,
आप ब्लैंकेट को जैसे पीटेंगे तो ब्लैंकेट नीचे या ऊपर जा सकता है, यानी अपना पोजीशन चेंज कर दिया ब्लैंकेट, तो पार्टिकल जो उस अवस्था जो उस पॉइंट पर थे वो पार्टिकल उसी पॉइंट पर रह गए, और क्या हो गया, पार्टिकल नीचे की तरफ नीचे गिर गए ना। यानी कि अगर हम लोग छड़ी से किसी ब्लैंकेट को पीटते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, हमारा कंबल साफ, कुछ ना कुछ कंबल साफ हो जाता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल में इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, क्योंकि पार्टिकल किस अवस्था में है, पार्टिकल हम लोग को देखना क्या है, जो जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं वो किस अवस्था में था, तो वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था ना, वो क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। अगला एग्जांपल क्या है, बी जर्क वेट क्लोथ बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई। अब ध्यान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, ये है गीला कपड़ा। अगर गीला कपड़ा को अगर हमको मान लो सुखाना है तो क्या करते हैं, ये गीला कपड़ा है, सुखाने से क्या करते हैं हम लोग, झाड़ते हैं। क्यों झाड़ते हैं, झाड़ने के पीछे कारण ये है मेरा भैया, जैसे ही हम इस कपड़ा को हम लोग इस क्लोथ को अगर हम ऐसे ऐसे किए तो इससे क्या हो गया, ये कपड़ा क्या हो गया, मोशन में आ गया, ये कपड़ा क्या हो गया, मोशन में आ गया। परंतु इस कपड़ा यानी जो क्लोथ पे जो वाटर के जो पार्टिकल थे वो किस अवस्था में थे, स्टार्टिंग में रेस्ट में थे, तो वो वाटर के पार्टिकल क्या चाहेंगे कि हम अपने ही पॉइंट पर बने रहे, और ये अपना मोशन क्या किया, ये ब्लैंकेट अपना मोशन नहीं कि जो क्लोथ है मोशन में आ गया। अब वाटर के पार्टिकल वही रहना चाह रहे हैं, जैसे ये क्लोथ मोशन में आएगा तो वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पर है तो नीचे गिर जाएंगे ना। तो ध्यान दीजिए, उससे क्या होगा, बहुत सारे जो वाटर के पार्टिकल इसमें जो मौजूद थे वो क्या हो गए, रिमूव आउट हो गए। इट मीन्स पहले जो वाटर का पार्टिकल, मान लीजिए 100 वाटर का पार्टिकल इस कपड़ा में था, झाड़ने के बाद जब इसको हम ऐसे किए तो उससे क्या हो गया, मान लेते 50 पार्टिकल वाटर के पार्टिकल निकल गए, तो ये कपड़ा अब तो जैसे धूप में देंगे तो अब पहले जो काम करना था 100 वाटर के पार्टिकल को रिमूव करना था इस कपड़ा से, अब तो मात्र 50 पार्टिकल को रिमूव करना है इस कपड़ा से। तो हो क्या गया, इससे क्या हो गया, कपड़ा जल्दी सूख जाएंगे ना, कपड़ा क्या हो जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं हम, किसी भी कपड़ा को अगर हम लोग पसारने से पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, ऐसे से कुछ ना कुछ मौसम में आते हैं, उससे क्या होता है, वाटर के पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे ध्यान दीजिए, आप क्या है, ये क्या है, कार क्या कर रहा है, कार मूव कर रहा है, इससे बैठा पैसेंजर ये भी मूव कर रहा है, यानी ये इस पे ध्यान दो, ये पैसेंजर क्या है, ये कार मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं, ये क्या कर रहा है, ये कार मूव कर रहा है। तो ये पैसेंजर किस अवस्था में है, तो ये पैसेंजर है भैया इनर्शिया ऑफ मोशन के कंडीशन में है। ये पार्टिकल की, ये जो पैसेंजर किस अवस्था में, इनर्शिया मोशन के कंडीशन में। अब हम कार को एकाएक रोक दिए, कार को क्या कर दिए, इस कार को ब्रेक लगाकर हम रोक दिए, यानी फोर्स क्या की, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर इस कार को क्या कर दिए, हम लोग रोक दिए। तो उससे हो क्या गया, उससे ये चीज हो गया भैया, ये कार तो रुक गया, परंतु ये जो इस पे बैठा है पैसेंजर क्या है, अभी भी क्या चाह रहे हैं भैया, हम मोशन में ही रहे, इस पैसेंजर का पैर तो रेस्ट के कंडीशन में आ गया, परंतु इस पैसेंजर का हेड यानी कि जो अपर पोर्शन जो पैसेंजर है क्या है, वो अभी भी मोशन में, तो आगे की तरफ क्या, तो आगे की तरफ मूव करेंगे जब ये रुकेगा। तो वही लिखे हम लोग, ए पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन सडन अप्लाइड ब्रेक बाय ड्राइवर। अगला क्या है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सीट बेल्ट जो यूज करते हैं हम लोग, इसी कारण यूज करते हैं ना सीट बेल्ट। अगर कार रुक गया तो क्या होगा, हम लोग आगे की तरफ झुकेंगे तो क्या होगा, हम लोग डैमेज हो सकते हैं। उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीट बेल्ट को बांधते हैं। सीट बेल्ट करता क्या है भैया, सीट बेल्ट जैसे ही उस पर एकाएक फोर्स लगेगा, देखना है सीट बेल्ट को, देखना अच्छे से देखना, कभी जब भी कभी कार में देखना सीट बेल्ट को, उसको ध्यान देखना क्या होगा, सीट बेल्ट को धीरे धीरे खींचिए, सीट बेल्ट आसानी से खींचाएगा, ठीक है ना, आसानी से पुल होगा। सीट बेल्ट को एकाएक खींचिए, वो सीट बेल्ट नहीं खिंचाएगा। इट मीन्स जैसे अगर ब्रेक लगेगा तो पार्ट यानी जो पैसेंजर क्या होगा, एकाएक आगे तक झुकेगा, नहीं फोर्स एकाएक लगने वाला है किस पे, बेल्ट पे। तो बेल्ट क्या करेगा, बेल्ट उसी अवस्था में कुछ ऐसा डिजाइन से बनाया गया उसको, वो आगे अलग से, ठीक है ना, उस पर क्या मैकेनिज्म है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है ना, यही है, समझिए। हम ये कह रहे हैं, हम लोग ये पढ़े सीट बेल्ट यूज्ड इन कार। आप ध्यान दीजिए,
यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लिए अच्छे से, और उस पर जो एग्जाम्पल है उसको भी हम पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। इसको स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं किसको, मोमेंटम को। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में किसके बारे में जिक्र है, मोमेंटम के बारे में जिक्र है। मोमेंटम के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल है। इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, और ये पार्टिकल इनर्शिया ऑफ मोशन में रहे। ये पार्टिकल क्या करे, ये पार्टिकल मूव करे, इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं, ये क्या पार्टिकल क्या करे, ये पार्टिकल मूव करे। अगर ये पार्टिकल मूव करेगा, अगर ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसके पास मोमेंटम होगा। इसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। इट मीन हम ये कह सकते हैं किसी पार्टिकल के पास अगर मास हो और उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी हो, तो हम क्या कह देंगे, उस पार्टिकल के पास क्या है, मोमेंटम है। उस पार्टिकल के पास क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम। तो ये क्या है, मोमेंटम होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, मोमेंटम। क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर मास क्या है, मास मेरा स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। हम प्रीवियस में पढ़े हैं ना, प्रीवियस में क्या भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर भी वेक्टर क्वांटिटी है और हम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और इनटू प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा भैया, रिजल्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो गया, ये क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी आया तो क्या हो गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय पी। मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं, पी से। लिखा हुआ है क्या, मोमेंटम, एम, स्टार्टिंग वर्ड एम, परंतु डिनोट कैसे करेंगे भैया, पी से। किसे डिनोट करेंगे, पी से। तो पी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर कुछ ना कुछ लगाना होता है ना, उस पर कुछ ना कुछ क्या होता है, लगाना होता है। ठीक है, एक साइन लगाना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लीजिए अगर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर ये लगाया जाता है। अगर मान लीजिए ये स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर कुछ भी लगाना जरूरत नहीं है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये साइन लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये साइन नहीं, कुछ साइन ना हो तो क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय पी। अब ध्यान दीजिए, इट्स एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए, मास क्या है, केजी, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो क्या, केजी मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन क्या हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम जब 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, हम वहाँ पढ़ेंगे कि मोमेंटम का जो डायमेंशन क्या होगा, MLT-1। और ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, ये क्या है, ये दिखा रहा है मास। ये क्या है, M क्या है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। ठीक है ना, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो ध्यान दीजिए, kg क्या है, kg तो मास है ना, तो kg मास। ठीक है, M हो गया। M क्या दिखा रहा है, मीटर, लेंथ है तो L। सेकेंड क्या है, टाइम, सेकंड क्या है, टाइम। तो टी, तो सेकंड तो नीचे है ना, तो अगर ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी माइनस क्या जगह, T-1। क्या जगह, T-1। आगे देखिए, तो हम क्या कहें, क्या है, P इज इक्वल टू क्या, MV। P इज इक्वल टू क्या, MV। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इफ, ध्यान दो, क्या है, P इज इक्वल टू क्या होता है, MV होता है। अब ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं, अगर ये जो मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू MV, अगर मान लो किसी एक का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, अगर किसी एक का वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हो, इधर मास का वैल्यू बहुत ज्यादा हो या वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हो, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा। अगर कोई एक वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। जैसे ध्यान दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, ए स्मॉल बुलेट, इट मीन्स मास क्या, मास तो बहुत स्मॉल है, मास क्या है, बहुत स्मॉल, कैन किल ए पर्सन बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। हम क्या कहें, अगर कोई भी एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा, बहुत मच क्वांटिटी में हो, तो क्या कहेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो। इम्पैक्ट क्या हो गया भैया, पर्सन ही मर गया, व्यक्ति ही मर गया,
हुआ क्या, एक स्मॉल बुलेट, छोटा सा बुलेट, छोटा सा बुलेट, इसका मास कितना रहा होगा 100 ग्राम या 200 ग्राम, 200 ग्राम का गोली भैया किसी व्यक्ति को मार दे रहा है। इट मीन ये समझो इसका मोमेंट क्या है, इसके पास ज्यादा है, तो इसके पास भैया मोमेंटम ज्यादा है, इसके पास क्या है ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम क्या है ज्यादा है इसके पास, ठीक है ना। मोमेंटम ज्यादा कैसे है भैया, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी क्या है बहुत ज्यादा है। अगर 100 ग्राम का गोली अगर 0.1 है और 500 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड से वेग, तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, 50 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम क्या है, तो ओवरऑल मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इस कारण इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया। उसी तरीके से ध्यान दीजिए, एक ट्रेन क्या है, ट्रेन है तो मास क्या है बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, मास क्या है बहुत ज्यादा है, और ट्रेन क्या है, ट्रेन का स्पीड मान लीजिए अभी ट्रेन चलना स्टार्ट ही किया है, ट्रेन क्या किया है चलना स्टार्ट ही किया है। कैन ए ट्रेन किल्ड ए पर्सन, ट्रेन क्या किया आदमी को मार दिया, आदमी को क्या कर दिया मार दिया, क्यों, क्योंकि उसका मास ही क्या था, मास ही क्या था बहुत ज्यादा था, मास क्या था, मास ही क्या था बहुत ज्यादा था। तो ओवरऑल अगर मास ज्यादा हो या वेलोसिटी ज्यादा तो ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है, जिससे इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 2 kg एंड वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या है जानते हो, क्या पूछा क्या है, ध्यान दो, जो भी पूछा पहले ध्यान दो, जो दिया न्यूमेरिकल सोल्व करने सबसे बेस्ट क्या है भैया, जो दिया हुआ पहले वो लिखिए भैया, ध्यान दीजिए दिया क्या है, दिया है भैया मास, और ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल अगर हम लोग को सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सोल्व का अगर करते हैं तो जो दिया वो तो लिखना ही है, परंतु अगर वो मास को किस में लेना है, टाइम को किस में लेना है, स्पीड को किस में लेना है, वो भी ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है। तो ध्यान मास कितना है 2 kg, तो ध्यान दीजिए मास क्या है 2 kg, और फिजिक्स में मास को किस में लेते हैं, हमेशा kg में ही लेकर चलते हैं, केमिस्ट्री में ग्राम में लेना है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है भैया 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी किस में लेना है हमको, मीटर पर सेकेंड में ही लेना है, तो ये दोनों ऑलरेडी ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं करना। पूछा क्या हमसे, टू फाइंड क्या पूछा हमसे, मोमेंटम, बताओ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है भैया we know, अब यहां लिखिए we know that P is equal to m into v, m कितना है भैया, m है 2 kg, v क्या है भैया, v है 500 मीटर पर सेकेंड, तो हो क्या गया 1000 kg मीटर पर सेकेंड, 1000 kg मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब ये है भैया अगर मोमेंटम दिया है, क्या है मोमेंटम दिया है और मास दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग जानते हैं क्या है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है p इक्वल टू mv, तो ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ mv, ऊपर भी क्या कर दीजिए, ऊपर भी m से गुना कर दीजिए, नीचे भी m से गुना कर दीजिए, हुआ क्या है काइनेटिक एनर्जी होता क्या है हाफ mv स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी में ऊपर भी m से गुना नीचे भी m से गुना, तो हो क्या जाएगा mv का गुना और क्या m। अब हम मोमेंटम हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है भैया mv, तो क्या हो गया p का क्या स्क्वायर, तो क्या हो गया वेक्टर, ये क्या है कुछ भी रहे तो अगर स्क्वायर है तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, p स्क्वायर बाय क्या 2m, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय क्या 2m। ध्यान दीजिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करवाएं, क्या फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 2 kg एंड मोमेंटम क्या 50 kg मीटर पर सेकेंड।
तो क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी जानते क्या हो, अब वो काम नहीं करेंगे, अब आप खुद समझिए कैसे सोल्व करना न्यूमेरिकल, ठीक है ना। पी स्क्वायर बाय क्या 2m, तो पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 50 का क्या स्क्वायर, मास कितना है, मास है भैया 2 kg, तो कितना हो गया, ध्यान दीजिए 25 गुना क्या 100, ये क्या 4, तो कितना हो गया 625, और क्या है कैरेटिक, क्या जाएगा ध्यान दीजिए कि क्या केजी मीटर पर सेकेंड, और क्या है केजी मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिए ये क्या आ जाएगा जूल, काइनेटिक एनर्जी किस में होता है जूल में। अब ध्यान दीजिए सर जूल में क्यों आया सर, तो ध्यान दीजिए ये क्या है मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है केजी, तो क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या मीटर। अब ध्यान दीजिए ये क्या दिया भैया, ये तो फोर्स हो गया, और ये m क्या है, ये मीटर हो गया, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये होता क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क देता है, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। ये क्या हो गया जूल आ गया, क्या आ गया जूल आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अब आगे देखेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान दीजिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया भैया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहा कि फोर्स का डिफरेंशियल के बारे में बताया, परंतु न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा कि फोर्स का भैया वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में सर बताइए। तो क्या होता है न्यूटन साहब क्या किए, न्यूटन साहब ये बोले कि भैया जो फोर्स का जो मान होगा ना वो डिपेंड किस पे करेगा, कितना मोमेंटम में चेंज आया है, कितना मोमेंटम में चेंज आया है, यूनिट टाइम में कितना चेंज आया है मोमेंटम में, वही जो वैल्यू होगा वही क्या होगा हम लोग का भैया फोर्स दे देगा। तो क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, the external force applied on the object is directly proportional to the rate of change in momentum। तो क्या बोला ये बोला गया कि भैया जो एक्सटर्नल फोर्स जो यानी जो अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स है भैया, जो अप्लाई एक्सटर्नल यानी कि वो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है अप्लाई एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या दिया है F दिया हुआ है, क्या है ये F है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आया है, उस पर डिपेंड करेगा। कौन ये बात कौन कर रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा है कि मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है पर यूनिट टाइम में, वही क्या देगा, वो क्या देगा हम लोग को देगा भैया फोर्स का मान देगा। तो क्या कहा गया है मैथमेटिकली, क्या कहा गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो क्या ध्यान दीजिए इस अगले वाले साइन को अगर हम लोग इक्वल में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो के का मान कितना आया 1 आया। तो क्या हो गया मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या टाइम, के का मान कितना 1, तो क्या डेल टी अपॉन टी। तो क्या ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट का मास m था, जिसका वेलोसिटी कितना था u था, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी v प्राप्त कर लिया, टाइम कितना t टाइम में वेलोसिटी v प्राप्त कर लिया, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया m इंटू v क्या माइनस m इंटू यू अपॉन क्या अपॉन t, मोमेंटम में इतना चेंज आया तो क्या होगा m इंटू v माइनस यू अपॉन t। और ध्यान दीजिए एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन होता है भैया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से f का मान कितना आ गया, f इज इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ पर m क्या है भैया मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और a क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, a क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया क्या, तो न्यूटन सेकेंड लॉ दिया भैया फार्मूला ऑफ फोर्स दिया, क्या दिया फार्मूला ऑफ फोर्स के बारे में बताया, फार्मूला ऑफ फोर्स के बारे में बताया। कौन बताया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताया, फार्मूला ऑफ फोर्स के बारे में बताया हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जो प्रूव किए हैं, कुछ एग्जांपल है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए
चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड। अगर स्पीड पहले 3 मीटर पर सेकंड था, अगर हम फोर्स लगाए हैं तो उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड हो गया, कितना सेकंड में 2 सेकंड में। तो मोमेंट, तो फिर फोर्स का मान क्या है, तो भैया न्यूटन सेकंड मोशन कहता क्या है, न्यूटन सेकंड लो मोशन कहता है भैया मोमेंटम में चेंज कितना आया है, मोमेंटम में चेंज कितना आया है पर यूनिट टाइम। मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम कितना है, मान लीजिए मास का इसका मास कितना है, इसका मास मान लीजिए 2 kg है, मास कितना है 2 kg मान लीजिए, ठीक है, छूट गया, देना जरूरी था, कंपल्सरी देना, ठीक है ना। मास कितना है 2 kg, तो मोमेंटम कितना हो गया, ध्यान दीजिए तो m क्या होता है एम भी माइनस क्या है एम यू अपॉन क्या टी, ध्यान दीजिए मास कितना है मास 2, v कितना है 7, u कितना है 3, टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 7 माइनस 3 कितना 4, 4/2 2 2 जा 4, तो कितना 4 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, तो क्या हो गया 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। किस तरफ, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं पूछा था, ठीक है, सिर्फ क्या पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा, क्या पूछा है मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मान क्या आ गया 4 न्यूटन है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, ए कार ऑफ मास 1000 kg, ए कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए जब भी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया रहे तुरंत क्या करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 6 करते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 8 चौक 72 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है ए कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक सप्लाई। तो हुआ क्या है भैया, मान लीजिए ये क्या है गाड़ी है, इसका मास कितना है, इसका मास दिया है 1000 kg, जो जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ड्राइवर क्या किया ब्रेक लगाया, इट मीन्स फोर्स इस तरफ लगाया, ब्रेक लगाया मतलब क्या फोर्स इस तरफ लगाया, तो हो क्या गया कुछ दूर के बाद ड्राइवर गाड़ी क्या हो गया, गाड़ी जाकर रुक गया, इट मीन्स यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। मास तो वही रहने वाला, मास भी क्या रहने वाला, मास तो अभी 1000 kg ही रहने वाला है, क्या मास नहीं घट जाएगा क्या, नहीं मास नहीं घटेगा। कितना सेकंड में, ये भैया 4 सेकंड में ये कहानी हुआ। कितना सेकंड में गाड़ी रुका है 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गया, तो कह रहा है कितना फोर्स लगाया गया वो निकाल कर दीजिए, कितना फोर्स लगाया गया। तो ध्यान दीजिए होगा क्या, फोर्स का मान क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मास क्या है, मास तो सेम रहने वाला है, क्या एम भी माइनस यू अपॉन क्या टी। एम का मान 1000, भी का मान बाद में वेलोसिटी क्या है 0 है, यू का मान कितना है 20 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 4 सेकेंड, तो कितना हो गया, ये हो गया -5000 न्यूटन। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि जिस तरफ कार जा रहा है उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ क्या फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि हम इस तरफ क्या मान के चले हैं, इस तरफ मान के चले हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, जिस तरफ कार चल रहा है उस तरफ क्या मान के चले पॉजिटिव डायरेक्शन मान है, तो उसके अपोजिट में फोर्स लगा तो क्या माइनस क्या है शोज द डायरेक्शन ऑफ क्या फोर्स, ठीक है। आगे देखिए अब ध्यान दीजिए ये क्या है, दिया है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और मास कितना है, मास है 0.02 kg, मास कितना है, मास है 0.02 kg, मास कितना है 0.02 kg,
एलोंगे, ठीक है, मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि यानी क्या है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यानी कि जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल कुछ दूर के बाद यहाँ पे, कुछ दूर के बाद यहाँ पे, कुछ दूर के बाद यहाँ पे, यानी पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो ध्यान, तो पूछा क्या है हमसे? पूछा क्या है? पूछा क्या है? भूल गया है। फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, या क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या? टाइम। ये क्या? एम भी माइनस यू अपॉन क्या? टी। ध्यान दीजिए, भी नहीं है, यू नहीं है, ठीक है ना, ऐसे मत ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं आप? हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वी नो दैट स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, गिव्स एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, स्लोप पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल इधर की हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना? 180 डिग्री माइनस क्या? थीटा, ठीक है ना। अगर हम इस वाले का मान निकाल लें, ध्यान दीजिए, टेन 180 माइनस थीटा होता क्या है भैया? माइनस टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा का मान निकाल लें तो अगर ये टेन थीटा है तो क्या? P बाय बी, P बाय बी। P कितना है? P है 20, P क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है? P क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम दिया है आपका 10 सेकेंड। क्या है? टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो हुआ कितना? और ये माइनस तो लगा है ना पहले से, माइनस क्या है? पहले से लगा, तो क्या आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, मास कितना है? मास है 0.02। एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन आ गया -2, तो कितना आ गया? -0.04 न्यूटन, 0.04 न्यूटन। ध्यान दीजिए, ये फोर्स नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन ही घट रहा है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो फोर्स का मान क्या होगा? फोर्स का मान घटेगा ना, तो फोर्स का मान नेगेटिव आएगा। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो फोर्स का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। ए स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन, a stone of 1 kg thrown with a velocity 20 मीटर पर सेकंड across the frozen surface, ठीक है ना, ठीक है। सरफेस कैसा है? सरफेस है फ्रोजन, मतलब बर्फीला सतह है। सतह कैसा है? बर्फीला सतह, फ्रोजन सरफेस, फ्रोजन सरफेस, फ्रोजन सरफेस। ए स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन, ए स्टोन एक पत्थर 1 kg इस तरफ क्या किया गया है? फेंका गया है। across द फ्रोजन सरफेस, इस तरफ क्या किया गया है? पत्थर को फेंका गया है। किस स्पीड से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है सरफेस। वो फिर लेक, वो झील है। क्या है? वो झील है। तो झील का सबसे ऊपरी सतह ये क्या है? लेक है। ये क्या है? लेक। तो बर्फीली रात में लेक का सतह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा ना। तो क्या है? बर्फीला सतह है, ठीक है। क्या है? बर्फीला सतह, फ्रोजन सरफेस है। मास कितना? 1 kg, वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हुआ क्या है? वो फिर लेक कम्स टू डेट, कितना स्पीड से जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। कुछ समय के बाद
ये जो पार्टिकल था, जो स्टोन था, वो क्या हो गया, रुक गया। वो क्या हो गया, रुक गया। वो क्या हो गया, कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 50 मीटर, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 50 मीटर। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो जो आइस है, ये जो आइस है, बर्फ है, और ये जो स्टोन है, इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। ध्यान दो, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। इट मीन्स फोर्स का मान क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। फोर्स का मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, घट रहा है। वेलोसिटी क्या है, घट रहा है। अगर वेलोसिटी घटेगा तो एक्सीलरेशन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। अगर एक्सीलरेशन निगेटिव तो फोर्स का मान क्या आएगा, फोर्स का मान आएगा निगेटिव। तो ध्यान दीजिए, हम जानते क्या है, हम जानते हैं, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब बताओ, क्या हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं क्या। हाँ भैया, मेरे पास भी पता है, यू पता है, सर टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर सर टाइम रहता, अगर टाइम रहता तो सर हम v बराबर u प्लस ए से हम लोग क्या निकाल लेते, हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते। और मास तो पता है, मास तो दिया हुआ है, एक्सीलरेशन आता और फोर्स का मान आसानी से निकल जाता, परंतु एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में कुछ चला किया गया, थोड़ा सा और बुद्धि लगाइए। क्या बुद्धि लगाना है, तो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ट्वाइस ए एस, ये पढ़े ना, ठीक। हाँ, ये चीज तो पढ़े हैं। सर भी दिया हुआ है, u दिया है, s दिया हुआ है, a निकालना है। a क्या हो जाएगा सर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, 2s। यहाँ से हम लोग s a निकाल लेते हैं। तो ध्यान दो, v का मान किस में आएगा, v तो 0 है ना, v 0 है। u कितना है भैया, u 20 है, 20 का स्क्वायर है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भैया आपका 50 मीटर है। ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये जो इस फार्मूला से तो मेरा, इस फार्मूला से तो मेरा एक्सीलरेशन निकला नहीं, तो ये तो फालतू हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक का मान क्या आ जाएगा, मास कितना दिया है, मास कितना दिया है, मास 1 kg दिया है। एक्सेलेरेशन कितना है भैया, एक्सेलेरेशन मेरा -4 मीटर पर सेकेंड आया है। तो ये क्या हो गया, -4 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो कितना है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है भैया, -4 न्यूटन। और ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन का, मोशन को हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। अगर मान लो कोई पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में लगने वाला है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इंपल्स को। क्या पढ़ते हैं, इंपल्स को पढ़ते हैं। इंपल्स एक अच्छा टर्म है, इसको पढ़ते हैं। ध्यान दो, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है भैया, फोर्स। इंपल्स क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या, एंड टाइम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इंपल्स किसको कहेंगे, प्रोडक्ट और फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट को ही क्या कह देंगे हम लोग, इंपल्स कह देंगे। क्या कह देंगे हम लोग, इंपल्स कह देंगे। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को क्या कहेंगे हम लोग, इंपल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, इंपल्स कह दिया करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो, हम ये करें, इंपल्स क्या हो गया, इंपल्स कैसा क्वांटिटी, इंपल्स एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये नहीं लिखा हुआ, क्या कहेंगे, इंपल्स कैसा क्वांटिटी है, इंपल्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो एसआई यूनिट होगा, इट्स एसआई यूनिट इज क्या, ध्यान दो, एसआई यूनिट क्या जाएगा, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। और ध्यान दो, जो इम्पल्स का जो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट आया था, वही एसआई यूनिट इसका है, वही एसआई यूनिट इसका, इम्पल्स का भी एसआई यूनिट वही है। तो कंफ्यूज मत होना, इम्पल्स और मोमेंटम दो अलग अलग चीज है, परंतु उसका एसआई यूनिट क्या आ गया, एसआई यूनिट सेम आया ना, केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का भी था
और केजी मीटर पर सेकेंड इम्पल्स का भी है, परंतु दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों सेम चीज है क्या, दोनों सेम चीज नहीं है। तो इस इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, परंतु मोमेंटम क्या था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था। इम्पल्स क्या है, फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट, जबकि मोमेंटम क्या था भैया, मास एंड वेलोसिटी का क्या था, प्रोडक्ट था। मास एंड वेलोसिटी का क्या था, प्रोडक्ट था। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हम ये कह रहे हैं अगर हम लोग टाइम को बहुत बढ़ा दिए, अगर हम लोग टाइम को बहुत बढ़ा दिए तो ध्यान दो, इम्पल्स क्या होगा, हम लोग अगर टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो इम्पल्स इम्पल्स तो होगा क्या, तो इफेक्ट जो होगा, इफेक्ट जो होगा बहुत ज्यादा घट जाएगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसे ध्यान दो, क्या करता है, कोई भी गेंद को कैच कर ले, कैच करते समय जो भी कोई भी मान लो कोई भी फील्डर अगर गेंद को कैच कर रहा है तो गेंद कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आ रहा है। अगर हम एक हम लोग ऐसे ही करके रखे हाथ को, गेंद आया पड़ा, ठीक है ना, हम लोग हाथ अगर ऐसे ही करके रखे हैं, हाथ को ना ऊपर किए ना नीचे किए, हाथ ऐसे ही रखा हुआ है, अगर हाथ ऐसे ही रखा रहेगा तो उससे होगा क्या, गेंद आया फोर्स, एकाएक इस पे फोर्स लग गया, क्या हो गया, एकाएक इस पे फोर्स लगा। टाइम को क्या किए, टाइम को हम कुछ भी नहीं, टाइम क्या है, यानी कि जब इम्पैक्ट हुआ गेंद का किस पे, इस बॉडी पे, तो टाइम क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, एप्रोक्स 0 के बराबर। एप्रोक्स क्या है, एप्रोक्स 0 के बराबर। अगर टाइम एप्रोक्स 0 के बराबर है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। क्योंकि ध्यान दो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, फोर्स। अगर टाइम 0 हो जाएगा तब तो ओवरऑल फोर्स का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यानी होगा क्या, अगर फोर्स का मान बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो हमारे हाथ पर क्या होगा, चोट लग जाएगा, हमारे हाथों पर क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा। इसीलिए क्या करता है, जो फील्डर जो होता है, जो एक्सपीरियंस फील्डर होते हैं, क्या करते हैं, जब वो कैच लेता है तो करता क्या है, जब मान लो गेंद यहाँ पे टकराया तो ये अपना हाथ उसी पॉइंट से हाथ धीरे धीरे अपनी तरफ लाना शुरू करते हैं। उससे करते क्या है, वो टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। उस समय टाइम क्या कर रहे हैं, उस समय टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, वो कौन, उस समय टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं वो फील्डर। तो उससे होगा क्या, अगर टाइम इंक्रीज सर हुआ, टाइम अगर इंक्रीज हुआ सर, टाइम अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स का मान क्या जाएगा, फोर्स का मान घट जाएगा ना। टाइम अगर इंक्रीज हुआ सर तो फोर्स का मान घट जाएगा, फोर्स का मान क्या जाएगा, घट जाएगा। वही काम तो कर रहा है वो, वही काम तो फिल्टर कर रहा है। ध्यान दो, while we catch a ball, जब हम कैच ले रहे होते हैं, we backward to our hand, हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं भैया, टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल, देन रिजल्ट क्या होता है, इससे होता क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन हैंड रिड्यूस्ड, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन हैंड रिड्यूस हो जाता है। हम लोग टाइम बढ़ाते हैं तो होता क्या है, टाइम को बढ़ा रहे हैं तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स घटेगा तो हाथ हमारा डैमेज होने से बच जाएगा ना, इसीलिए ये काम करता है। तो ध्यान दो, एक काम और करते हैं हम लोग, इन हाई जंप, अगर हम लोग हाई जंप करते हैं, अगर हाई जंप करते हैं, अगर हम लोग हाई जंप तो आगे क्या रखा रहता है, बालू रखा रहता है। क्या रखा रहता है, बालू। हाई जंप किए, मान लो ये क्या है, बालू, ये क्या है, मान लो बालू, धागा है यहाँ पे। हाई जंप किए, एकाएक इस पे पड़े, एकाएक अगर इस पे पड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, टाइम इंटरवल, अगर ये कंक्रीट का अगर होता तो टाइम इंटरवल, इस पे इम्पैक्ट होने के बाद टाइम इंटरवल क्या होता, एग्जैक्ट लगभग 0 होता। तो इस पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, इस पर्सन पे बढ़ जाता है। अगर हम लोग बालू बिछा देंगे तो होगा क्या, पर्सन से पड़ेगा तो कुछ दूर तक अंदर जाएगा, तो होगा क्या, टाइम इंटरवल को उस समय पैसेंजर उस समय क्या करता है, उस समय वो जो एथलीट होगा वो क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, टाइम क्या कर रहा होगा, टाइम को बढ़ा रहा होगा। टाइम को अगर बढ़ाएगा तो होगा क्या, उससे होगा क्या, उस पर जो इम्पैक्ट लगेगा, उस पर्सन पे इम्पैक्ट जो होगा, फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका पैर डैमेज होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वही हम यहाँ पे बताएं, ठीक है ना। तो क्या लिखे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका सिंबल क्या होता है, आई। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है,
न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग उसका बात करें डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन भी यही हो जाएगा सेम जो वहां पे था। तो क्या एम एल टी माइनस वन, -1। अब ध्यान दो, ये हो गया इम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब एग्जांपल ऑफ सेकेंड लो। सेकेंड लो क्या था कि सेकेंड लो का एग्जांपल किकिंग ए बॉल। सेकेंड ध्यान दो, ये सेकेंड लो का जो एग्जांपल है वो तो क्या है, सिंपल है, किकिंग ए बॉल। हम लोग फुटबॉल को क्या कर दिए, फोर्स लगा, तो क्या हो गया सेकेंड लो, क्या हो गया सेकेंड लो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भैया कहता क्या है, मोमेंटम में कितना चेंज लाए कि पर यूनिट टाइम में, उसी को तो हम लोग फोर्स कहे थे। तो अगर हम कोई भी बॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जहां भी फोर्स लगे तो किसका एग्जाम्पल काला जाएगा, वो काला जाएगा, सेकंड लो का काला जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। पुशिंग ए शॉपिंग कार्ट, एक गाड़ी को धक्का देना, गाड़ी को धक्का देना। किकिंग ए फुटबॉल, किक ए फुटबॉल, ठीक है ना, गाड़ी को धक्का देना। हिटिंग ए क्रिकेट बॉल विथ ए बैट, हिट ए क्रिकेट बॉल विथ ए बैट, हिट ए क्रिकेट बॉल विथ ए बैट, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल किसके, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ध्यान, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है ना। 1 मिनट इसको देखिए, समझिए क्या है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 1 मिनट सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। बस आ जाए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन का कुछ ना कुछ अपोजिट रिएक्शन होगा, वो क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ध्यान दो क्या कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है, जैसे मान लो क्या कह रहा है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, मान लो, ठीक है ना, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है ना। ये है एक्टिंग बॉडी, ये क्या है एक्टिंग बॉडी, नहीं सॉरी, हम फोर्स इस पे लगाए ना, इससे फोर्स इस पे लगाए, तो ये हो गया एक्टिंग बॉडी, और इससे जो फोर्स इस पे लगा ये क्या हो गया रिएक्टिंग बॉडी, ये की रिएक्टिंग फोर्स। यानी कि ध्यान दो, जब दो बॉडी को हम लोग क्या करेंगे टकराएंगे तो होगा क्या, उससे फोर्स क्या होंगे आपस में, ये फोर्स इस पे और ये फोर्स इस पे लगा। तो क्या कह रहा है एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन का क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, और एक्शन एंड रिएक्शन आर क्या आर इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। सीधे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है एक दीवार है, क्या है ये दीवार, एक व्यक्ति क्या कर रहा है 20 न्यूटन का फोर्स इस दीवार पर लगा रहा है, क्या कर रहा है 20 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, दीवार लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, सॉरी दीवार पर लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ये व्यक्ति लगा रहा है। तो दीवार भी क्या करेगा, दीवार भी उतना ही फोर्स किस पे लगा देगा, इस व्यक्ति पे लगा देगा, इस पे इस व्यक्ति पे लगा देगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो ये क्या है एक्टिंग फोर्स, ये क्या है भैया एक्टिंग फोर्स, और ये जो दीवार जो लगाया ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर है आपका एक्टिंग फोर्स, और ये जो नीचे वाला है ये क्या है आपका रिएक्टिंग फोर्स। नीचे क्या है आपका रिएक्टिंग फोर्स, ऊपर क्या है एक्टिंग फोर्स और नीचे क्या है रिएक्टिंग फोर्स। यानी जो भी घटना घट रहा होगा, कुछ भी घटना घट रहा होगा, कोई फेनोमेना हो रहा होगा, तो वहां पर दो फोर्स काम कर रहे होंगे, जिस दो फोर्स का जो मान होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, परंतु वो क्या होंगे
दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहा होगा, दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहा होगा। इसे एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, वॉकिंग। एग्जाम्पल क्या लिए हम लोग, वॉकिंग की। ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति बात करता है तो होता क्या है, होता है क्या है, ध्यान दो, होता क्या है भैया। अगर मान लो ये व्यक्ति इधर जाना चाह रहा है, मान लो ये व्यक्ति इधर जाना चाह रहा है, तो करेगा क्या, करेगा क्या, इस वाले पैर से इस अर्थ पर एक फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। उतना ही फोर्स क्या करेगा, अर्थ भी इस बॉडी पर लगा देगा, उतना ही फोर्स। ये जो अर्थ है ये क्या हो गया, EF लगाया फोर्स, कौन, पर्सन लगाया अर्थ पे, अर्थ भी उतना ही फोर्स किस पे लगा दिया, लगा दिया पैसेंजर पे लगा दिया। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो अर्थ जो फोर्स लगाया है F न्यूटन का, वो क्या है, इस व्यक्ति को मूव कराने के लिए पर्याप्त फोर्स है। तो ये व्यक्ति आगे चल जाएगा, आगे की तरफ इसका पैर बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये काम बार बार करेगा तो व्यक्ति बार बार आगे की तरफ मूव करेगा। वही क्या है, वॉकिंग। क्या है, वॉकिंग। ये क्या है, वॉकिंग। आप ध्यान दो, अगला क्या है, सेलर जंप फॉरवर्ड। जो नाविक होता है, नाविक जब नाव से उतर रहा होता है तो करता है, आप क्या देखते हैं, जब नाविक नाव से उतर रहा होता है, इसे मान लीजिए, ये मान लीजिए किनारा है, यहाँ मान लीजिए व्यक्ति है। जब नाविक नाव से उतर रहा होता है तो इस वाले पैर से नाव पर एक फोर्स लगाता है, तो नाव भी क्या होता है, नाव फोर्स लगा देता है, नाव फोर्स लगा, ध्यान दो, सॉरी क्या होगा, ध्यान दो, ये गलत हो गया। ध्यान दो यार, हुआ क्या, ये क्या है, अर्थ तो यहाँ भी, पर ये वाला क्या है, वाटर पोर्शन यहाँ पे है, देखो ठीक है ना। क्या कर रहा है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, नाव से उतर रहा है, नाव से क्या कर रहा है, पैसेंजर उतर रहा है। तो नाव से पैसेंजर जब उतर रहा है तो ये अर्थ पर फोर्स लगाया, ये क्या किया, अर्थ पर फोर्स लगाया, कौन, पैसेंजर फोर्स लगाया। तो ये जो अर्थ पर जो पैसेंजर फोर्स लगाया इधर, उतना ही फोर्स क्या होगा, इस तरफ लगेगा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, नाव चला जाएगा इधर। ये अगर पैसेंजर आगे की तरफ बढ़ेगा तो नाव क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ बढ़ेगा। सेलर जंप फॉरवर्ड देन बोट मूव्स बैकवर्ड। यही एग्जांपल। रिकॉइल ऑफ गन हो गया, हम लोग जब बंदूक चला रहे होते हैं तो जब बंदूक गोली निकलता है आगे तो बंदूक से क्या होता है, बंदूक से बल फोर्स क्या होता है, बंदूक से बल फोर्स इस तरफ लगता है। ये क्या है, रिकॉइल ऑफ गन। फिर क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट जब ऊपर की तरफ चलता है, इसे मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए क्या है, रॉकेट है आपका, क्या है, रॉकेट। ये रॉकेट से क्या करता है, रॉकेट ये फ्यूल को रिमूव आउट करता है, फ्यूल हमेशा बाहर की तरफ फेंकता है। तो अगर फ्यूल इस तरफ लग रहा है, यानी कि इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगेगा, तो क्या होगा, रॉकेट क्या होगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना। तो क्या कहता है, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर क्या हो ना लगे, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे, वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, यानी किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, उस समय टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उस समय क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑन सिस्टम रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। जब यानी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या कर रहा हो, कुछ भी ना लगना, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या हो, जीरो हो, तो उस समय सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम ये भी बताए हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है m1 बॉडी, इसका वेलोसिटी कितना है u1, और दूसरा क्या है, बॉडी m2 है, इसका वेलोसिटी क्या है, ut है। दोनों इसी तरफ जा रहा है, ध्यान दो। टकराएगा कब, टकराने के पीछे कारण होगा कब भैया, जब u1 का स्पीड, यानी अगर इस वाले जो बॉडी है इसका स्पीड अगर इससे ज्यादा होगा तभी ना जाकर टकराएगा। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा इससे तो कभी टकराएगा,
रखने का कंडीशन क्या होगा भैया, U1 जो होगा हमेशा U2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, बिफोर, ये क्या है, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ये जो M2 जो पार्टिकल था वो अपना वेलोसिटी क्या कर लिया, गेन कर लिया V2, और ये जो M1 जो पार्टिकल था उसका स्पीड क्या हो गया, V1। तो यही कह रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। तो ध्यान दो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या, M1 इंटू M1 U1 प्लस M2 U2, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2, क्या होगा, यही रहने वाला है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लिए, क्या कह रहा है, कह रहा है a ball of mass 2 kg, a ball of mass 2 kg moving with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड collides with a stationary object, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, यानी कि u क्या मान कितना है, 0 है, of mass 3 kg, इसका मास कितना है, 3 kg। after collision the 2 kg blocks moves with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, find the velocity of 3 kg object। ये ना कहा है, हम क्या पढ़े, हम ये पढ़े मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, सब इसी तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ध्यान दो यहाँ पर 2 इंटू 50 और इसका मान तो हो गया 0, और ये वाला क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस क्या हो गया 2 इंटू 5 है ना, टू इंटू 5, और ये क्या हो गया आपका 3 इंटू भी। तो देखिए यहाँ से भी का मान कितना आ गया 10 माइनस 4 बाय क्या 3, यानी कि 6/3 2 मीटर पर सेकेंड। भी का मान क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये प्लस 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल है ये भी इसी स्पीड से इस तरफ जा रहा है, ये भी इसी स्पीड से इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे भैया सबसे लास्ट टॉपिक, हम लास्ट टॉपिक क्या है, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये क्या कहे थे, ये क्या कहे थे, ये इनका कहना ये था, इसे मान लो किसी गेंद को अगर हम लोग, ये गेंद को अगर हम यहाँ से छोड़े हैं, इस गेंद को अगर हम लोग इस पॉइंट से छोड़े हैं, इस गेंद को अगर हम लोग इस पॉइंट से छोड़े हैं, अगर मान लो एयर रेसिस्टेंस ये सरफेस कैसा है, ये स्मूथ इंक्लाइंड है, ठीक है ना, स्मूथ प्लेन है, ठीक है ना, स्मूथ है, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या हो 0 हो, ठीक है ना। ये दोनों अगर चीज हो तो क्या कर रहा है, अगर पार्टिकल को अगर हम यहाँ से छोड़े हैं तो ये पार्टिकल इस अवस्था से छोड़े तो उतना ही हाइट गेन करेगा, उतना ही हाइट गेन करेगा, परंतु वास्तव में जब देखा गया तो ये पार्टिकल इस साइड से छोड़ते हैं तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर इस पॉइंट को गेन नहीं कर रहा था। कंडीशन कब गेन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय आसपास का वातावरण में एयर होता है, तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, तो दोनों क्या करता है, इस मोशन क्या करता है, अपोज करता है, जिस कारण से ये पार्टिकल इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता है। परंतु ये सेटअप कब है, जब सेटअप ये है तब है जब एयर रेसिस्टेंस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, रेसिस्टेंस क्या हो, नेग्लिजिबल, और फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या हो 0 हो, तो ये ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से छोड़े तो उसी हाइट को ऑब्जेक्ट गेन करेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अगर इस पॉइंट छोड़ते ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आएगा, यही बात बोला। तो क्या किए हैं गैलीलियो ड्रॉप 2 बॉल, गैलीलियो क्या किए, दो गेंद को ऊपर से गिराए, ठीक है ना। इसका कितना मास है, इसका मास 1 kg और इसका मास मान लो 0.1 kg, दोनों को ऊपर से गिराए, सेम पॉइंट से गिराए, गैलीलियो गिराए, ठीक है ना। और क्या ये दोनों कंडीशन, एयर रेसिस्टेंस क्या हो 0 रहे, एयर रेसिस्टेंस क्या रहे 0 रहे, तो देखा क्या, अगर ये गेंद अगर 1 मिनट में इस अर्थ पर पहुंचा है तो ये भी जो बॉडी है ये भी 1 मिनट में ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा। यही लिखे हम लोग, गैलीलियो ड्रॉप 2 बॉल ऑफ डिफरेंट masses from top, then he observed both ball reached at ground level at same interval of time।
इग्नोरिंग यहाँ पे क्या है, इग्नोर द एयर रेसिस्टेंस। अगर ऐसा अगर करते हैं तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये क्या किए, एक इंक्लाइंड प्लेन लिए, क्या किए, एक इंक्लाइंड प्लेन को लिए, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये इंक्लाइंड प्लेन कैसा इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स का मान भैया क्या है, जीरो है। फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या है, जीरो है। अगर ऐसा प्लेन लिया गया है तो अगर गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका हमेशा स्पीड क्या होगा, स्पीड हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा ये बात कौन बोले, गैलीलियो बोले। अगर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका स्पीड हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कंडीशन क्या है, एयर रेसिस्टेंस जीरो हो, फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या हो, जीरो। अगर गेंद एक स्ट्रेट लाइन पे हो, स्ट्रेट लाइन पे हो तो क्या होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का मान जीरो हो और रेसिस्टेंस का मान जीरो हो, द स्पीड रिमेन्स क्या होगा, सेम रहेगा। ये बात कौन बोले, ये बात बोले गैलीलियो बोले, ठीक है ना। हम इतना इस 9th क्लास के हिसाब से इतना पर्याप्त है आपका पढ़ना, ठीक है ना। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो भी होगा, जो भी क्या स्टार्ट करते देखते, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।